आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान फिस्कल क्राइसिस। आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम डिविजिबल पूल और इसके अलावा जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होती है और जो प्रोविंशियल एंड फेडरल कन्फ्लिक्ट है इसके हवाले से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको NFC अवार्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। NFC का मतलब होता है नेशनल फिनेंस कमीशन। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जो रिसोर्सेज हैं उसकी अलोकेशन बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, इस हवाले से अब हम देखेंगे पाकिस्तान डिविजिबल पूल एंड टैक्स रेवेन्यू फ्रेमवर्क। तो ये पूल क्या होता है? असल में पूल का मतलब होता है तालाब या हौज, जहाँ पे जो है ना पानी इकट्ठा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान से डिविजिबल पूल क्या होता है? यहाँ पे देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के अंदर से क्या करती है? जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करती है। ठीक है, जो टैक्सेस इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिविजिबल पूल। ठीक है, तो फिर वो किस हिसाब से, मतलब कि कौन कौन से जो टैक्सेस है कलेक्ट करती है और किस हिसाब से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम उसको आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ दी डिविजिबल पूल। ये जो डिविजिबल पूल है वो असल में है क्या? अब देखेंगे कि लीगल मैंडेट क्या है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इसकी कानूनी हैसियत क्या है। देखें, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है 160 वो NFC को एक्सप्लेन करता है और जो उसका सबसेक्शन 3 है डिविजिबल पूल के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो NFC का जो बुनियाद है या बेड रॉक है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। वो क्या बताता है हमें? वो हमें ये बताता है कि किस फार्मूला के मेथड, किस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो वसाइल हैं कलेक्ट किए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? स्टेट को रन करने के लिए। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं तो कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ पूल ऑफ फेडरली कलेक्टेड टैक्सेस, इसका मतलब यह है कि ये एक मजमुआ है, फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उनका, शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट फार्मूला। इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में, लेकिन किसके तहत? आइन में गिवन जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक। अब जो पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो 7th NFC रिवार्ड का जो फार्मूला है उस हिसाब से इसको तकसीम किया जाता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है? मैनेज थ्रू दी नेशनल फाइनेंस कमीशन विच सेट्स दी डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ये काम किस तरीके से करता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ज़िम्मे होता है वो इनके उसूल वगैरह बनाती है, किस तरीके से इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, करंट फ्रेमवर्क, इसका जो मौजूदा फ्रेमवर्क है वो क्या है? स्टिल ऑपरेटिंग अंडर द 7th NFC अवार्ड साइंड इन 2009। देखें, जो 7th NFC अवार्ड था वो 2009 में आया था और वो अभी तक हमारे मुल्क के अंदर लागू है। उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो है रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि NFC क्या है। NFC एक बॉडी होती है जिसका काम क्या होता है? सूबों और फेडरेशन के बीच में रिसोर्सेज की तकसीम करना। ठीक है, और जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कि डिविजिबल पूल। ठीक है, ये अभी तक आपको ये दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। देखें, हम तो ये नाम ले रहे हैं बार बार कि डिविजिबल पूल, ये असल में होता क्या है? ये जो डिविजिबल पूल होता है उसके अंदर कौन कौन से जो है ना टैक्सेस आ जाते हैं हम उसको देखेंगे। देखें, इसके अंदर ये जस्ट 5 किस्म के जो है ना टैक्सेस आ जाते हैं।
ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। आपको ये बात अपने जहन में रखनी है, सेल्स टैक्स ऑन जो सर्विसेज होता है वो नहीं, वो सूबों के जिम्मे होता है, लेकिन सेल्स टैक्स ऑन गुड्स फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसके अलावा इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज जिसको FED यानी फेड बोला जाता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT, ये जो 5 किस्म के जो टैक्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब देखें, सबसे जो ज़्यादा है 40+% जो है वो सेल्स टैक्सेस का है, तकरीबन ये 38% है वो किसका है, इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस का। 10 से कुछ ज़्यादा अबाउट टू 12% जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं डिविजिबल पूल के अंदर, और 10 से कम FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ना वो आ जाती है। और लास्ट में सबसे कम जो है वो है कैपिटल वैल्यू टैक्स। अगर मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊं तो जो सेल्स टैक्स होता है वो गुड्स पे जो भी चीज़ें सेल की जाती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं क्या है, ये है सेल्स टैक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, ये जो इनकम होती है एक इंडिविजुअल की या जो कॉर्पोरेशंस वगैरह होती हैं उनकी जो इनकम होती है उन पे लगता है, सही है। जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कस्टम जो ड्यूटीज़ होती है वो चीज़ें बाहर सेल की जाती हैं या बाहर से जो इंपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज़। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो भी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर वगैरह होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं उनके ऊपर लगाई जाती है सारे मुल्क के अंदर, ठीक है। लास्ट में होती है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये क्या है, ये हमारे पास जो महंगे एसेट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगा जाती है। सपोज करें, अगर आपको मैं मिसाल दूं, अगर हमारे पास क्या हो 1300 सीसी से अगर कोई बड़ी व्हीकल होगी तो उसके ऊपर ये टैक्स वगैरह जो है वो लगता है, लेकिन इसका जो पोर्शन है वो बिल्कुल कम है, सही है। द डिविजिबल पूल ड्राज फ्रॉम 5 मेजर फेडरल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स टुगेदर अकाउंट ओवर 80% ऑफ द टोटल पूल कंट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें जो 80% है वो किसका होता है, सेल्स टैक्स का एंड इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस का, इन दोनों का क्या है 80% वगैरह आ जाता है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उसमें ये 3 आ जाते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT लेविड ऑन स्पेसिफिक कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन, जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं खास किस्म के जो एसेट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। रिप्रेजेंट दी स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द पूल, ये बिल्कुल जो कम हिस्सा होता है पूल का उसको जाहिर कर रहा होता है CVT, सही है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें अभी समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखें, हम स्ट्रक्चरल जो टेंशन है उसकी बात करेंगे। व्हाट इज केप्ट आउटसाइड द पूल, जो कलेक्टेड टैक्सेस का जो पूल होता है उनके बाहर किन चीज़ों को रखा गया है हम उसको अब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर डिलिबरेटली एक्सक्लूडेड, जो 3 मेजर रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको जानबूझकर बाहर रखा गया है। क्रिएटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, क्योंकि इसकी वजह से प्रोविंसेस एंड फेडरेशन के बीच में डिसएग्रीमेंट था उसी के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ इसमें, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है फुली डिवॉल्व्ड टू प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स SRB, PRA, KPRA, BRA सिंस द 18th अमेंडमेंट। ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है उसको फुली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बॉडी है सिंध के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको बोला जाता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। जो पंजाब के अंदर टैक्स कलेक्ट करती है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज उसको क्या बोला जाता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन इसको कब ये परमिशन मिली, इसको ये परमिशन जो 7th NFC अवार्ड है उसके तहत मिली, यानी 18th अमेंडमेंट के बाद में, क्योंकि जो 7th NFC अवार्ड था वो 18th अमेंडमेंट के बाद में आया था। A significant and growing revenue source retained entirely by provinces,
एक अहम और बढ़ता हुआ जो रेवेन्यू का सोर्स है वो मुकम्मल सूबों को चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है क्लासिफाइड एज ए नॉन टैक्स फी, इसको नॉन टैक्स फी कहा जाता है। अलाउइंग द फेडरल गवर्नमेंट टू रिटेन 100% बाईपासिंग द एनएफसी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंटायरली। इसको जो है ना एनएफसी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है उनसे बाईपास किया गया है और 100% जो पेट्रोलियम लेवी वगैरह होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रख देती है। ठीक है, इस तरीके से जो पेट्रोलियम लेवी होती है वो 100% फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रख देती है। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास है वो है स्टेट ट्रांसफर्स। इसका मतलब है कि जो चीज़ सीधी ट्रांसफ़र की जाती हो। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रॉयल्टी, तो हम पहले ये देखते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मनी पेड टू ओनर ऑफ दी एनीथिंग। ठीक है, रॉयल्टी का अगर मैं आपको आम सा अगर मिसाल दूं, सपोज करें कोई एक बंदा है, उसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन में से पेट्रोल या गैस निकला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से जो भी पेट्रोल निकलेगा उसकी जो रॉयल्टी बनेगी उसके ओनर को दे देंगे। उसी हवाले से यहाँ पर भी सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अब हम बात करेंगे स्टेट ट्रांसफ़र की, जो चीज़ें सीधी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रॉयल्टीज़ ऑन ऑयल गैस एंड गैस डेवलपमेंट सरचार्ज फ्लो डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसिंग प्रोविंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं उसमें से अगर ऑयल एंड गैस निकलती है तो उनको जो रॉयल्टी है पे की जाएगी। ये फेडरल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती। इसका मिसाल मैं ये लेता हूँ, देखें जो सुई गैस है वो कहाँ से निकलती है, बलूचिस्तान में से, तो उसकी जो रॉयल्टी बनती है वो बलूचिस्तान प्रोविंस को दी जाती है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो अपने पास नहीं रखती। इसी तरीके से जो मरी गैस फील्ड है जो सिंध के अंदर है उसकी जो रॉयल्टी है वो सिंध गवर्नमेंट को दी जाती है। इस तरीके से इसको डिविजिबल पूल के अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, इस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको डिविजिबल पूल से बाहर रखा गया। एक था सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ये प्रोविंस को दिया गया। दूसरी थी हमारे पास पेट्रोलियम लेवी, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और जो तीसरी चीज़ थी वो थी स्टेट ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर रॉयल्टी थी जो सूबों को तकसीम की जाती है। किस हिसाब के, जिस सूबे में से ऑयल एंड गैस अगर निकलता है। इस तरीके से इसमें अब हम जो डिविजिबल पूल होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला होता है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, जो डिविजिबल पूल होता है उसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किस बिहाफ पे किया जाता है, अब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल स्प्लिट, वर्टिकल का मतलब होता है कि देखें इस तरीके से वाई एक्सिस में, सही है, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में, इस तरीके से। तो ऊपर स्टेट होती है, ठीक है, और नीचे प्रोविंस। स्टेट और प्रोविंस के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फेडरल कलेक्टेड डिविजिबल टैक्सेस। तो जो डिविजिबल पूल होता है उसके अंदर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसमें 42.5% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है और 57.5% प्रोविंसेस को जाता है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान के जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके लिए जो अमाउंट है वो कितना है, 57.5%। ये है टोटल कलेक्टिव शेयर है इनका। अब फर्दर इनको क्या है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखें, अब जो पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। ठीक है, अब हम उसका जो है ना फार्मूला पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट सूबों के बीच में किया जाता है। सबसे पहले कौन सा फैक्टर आ जाता है, पॉपुलेशन है, उसके बिहाफ पे 82% जो है ना रिसोर्स अलोकेशन की जाती है। सेकंड नंबर पे है पॉवर्टी बैकवर्डनेस, उसका क्या नंबर है, 10.3%। थर्ड फैक्टर है रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन, 5.0%। लास्ट में है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी IPD, 2.7%। अब अगर हम लास्ट में देखेंगे कि किस सूबे को कितने रिसोर्सेज जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा
जो रिसोर्सेज हैं वो पंजाब को चले जाते हैं। यानी जो कलेक्टेड अमाउंट होता है जो डिविजिबल पूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किस सूबे को जाता है, वो पंजाब सूबे को चला जाता है। तकरीबन कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज जो कलेक्शन होती है उसका 51.74% पंजाब प्रोविंस को चला जाता है और 24.55 सिंध को और 14.62% KPK को और 9.09% ये बलूचिस्तान को दी जाती है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द प्रोविंसेस एंड फ्रॉम सेंट्रल टू प्रोविंसेस की जाती है। ठीक है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेंट्रल टू प्रोविंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बिटवीन द प्रोविंसेस। और जो सूबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेट किए जाते हैं उसके ये 4 फैक्टर्स हैं। ये आपको चीज़ें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम फेडरल प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फेडरल डेफिसिट प्रेशर, यानी जो बजट डेफिसिट प्रेशर है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। द सेंटर्स 42.5% शेयर इज इनसफिशिएंट टू कवर नेशनल डेब्ट सर्विसिंग, डिफेंस एंड सिविल पेंशंस, क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल फिस्कल गैप। यहाँ पे ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास NFC की पेमेंट के बाद में 42.5% बच जाता है, वो अनसफिशिएंट होता है उनके एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए। देखें, अगर हम पाकिस्तान की जो बजट है उसकी बात करें, उनके जो एक्सपेंडिचर हैं सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किस पे चले जाते हैं, वो डेब्ट सर्विसेज पे, यानी इंटरेस्ट पेमेंट पे। पाकिस्तान की जो बजट है उसमें IP में यहाँ पे लिख देता हूँ। IP का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का जो खर्चा होता है टोटल बजट में से 50% कट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर पाकिस्तान की बजट 100 रुपया है तो उसमें 50 रुपये हम किस पे दे देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पे। क्योंकि पाकिस्तान का जो टोटल लोन है, अब देखें, अब मैं लोन की बात करता हूँ। पाकिस्तान का जो टोटल लोन और जो डेट है इंटरनेशनल और जो है डोमेस्टिक लोन है, तकरीबन 80 ट्रिलियन को जा पहुँचा है, 80 ट्रिलियन को। ठीक है, अगर हम डेब्ट टू GDP रेशो निकालते हैं तो तकरीबन GDP का 83% हो जाता है। सही है। इस तरीके से अब ये कन्फ्लिक्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट है वो ये चाह रही होती है कि NFC को रिफॉर्म किया जाए और एक न्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है वो लाया जाए इस तरीके से। सेकंड नंबर पे है द कस्टम ड्यूटी डिस्प्यूट। द फेडरल गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू एक्सक्लूड कस्टम ड्यूटी। देखिए, पहले भी हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी डिविजिबल पूल में नहीं आती थी। अब क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो भी डिविजिबल पूल से निकाली जाए। वो तकरीबन 1 ट्रिलियन तक हो जाती है। सही है, लेकिन इसको प्रोविंसेस ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी एक इशू था। और तीसरा नंबर जो प्रोविंशियल कंप्लेसेंसी है, जो प्रोविंसेस की गिफलत कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो ये है कि गारंटेड NFC ट्रांसफर्स रिड्यूस इंसेंटिव फॉर प्रोविंस टू एक्सपांड लोकल टैक्स बेसिस। फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि जो प्रोविंसेस है उनको ये इस बात की जो गारंटी होती है NFC के थ्रू उनको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो लोकल जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। कौन, प्रोविंसेस होते हैं। सपोज करें तो सिंध में कहा जाता है जो एग्रीकल्चर टैक्स है और अर्बन रियल इस्टेट टैक्सेस वगैरह हैं उनको बढ़ाने की कोशिश सिंध गवर्नमेंट नहीं करती, उनको करनी चाहिए थी। लेकिन वो क्यों नहीं करते, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है क्योंकि उनको गारंटी होती है कि NFC के थ्रू उनको पेमेंट मिल जाएगी। उसकी वजह से ये इन चीज़ों पे तवज्जो बिल्कुल कम देते हैं। और फोर्थ नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। द कॉन्स्टिट्यूशनल बार्स एनी न्यू NFC अवार्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग अ प्रोविंस शेयर बिलो द प्रीवियस रिवार्ड, लॉकिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंसेस। अब देखें, अब ये सुनने में आ रहा है कि NFC रिवार्ड को न्यू तरीके से बनाया जाए ताकि जो प्रोविंसेस का जो शेयर है उसको कम किया जाए। ये कौन कहता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कह रही है। वो ये कह रही है कि 57.5% जो सूबों को दिया जाता है, बाकी उनके पास जो बच जाता है वो बिल्कुल कम होता है स्टेट को रन करने के लिए। ठीक है,
और इसी हवाले से वो न्यू अमेंडमेंट भी लाना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर इन केस आपका जो शेयर वो कम आपको आ रहा है तो आपके पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी आप हमें दे दें, हम इनको रन करेंगे। ये मसला जो है फेडरल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ये चल रहा है, ठीक है। और जो रिसेंटली है अब प्रोविंसेस को ये कहा गया है कि आप अपने हिस्से में से कुछ अमाउंट हमें दे दें, तो इसके लिए 50% गवर्नमेंट एग्री भी कर चुकी है। और बलूचिस्तान एंड जो केपीके की गवर्नमेंट है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो इजलास था उनमें आए ही नहीं थे। इस तरीके से ये जो है बातें चल रही हैं, ठीक है। अब हम फिस्कल ईयर 26 टू 27 बजट की बात करते हैं। तो आईएमएफ ने कुछ टारगेट्स वगैरह फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं, सही है। बजटरी आउटलुक एंड आईएमएफ बेंचमार्क्स, बजट का जो टारगेट है वो रखा गया है 19.3 ट्रिलियन। तो प्रीवियस ईयर ये 17 ट्रिलियन था, लेकिन इस साल इसको बढ़ाकर 19 ट्रिलियन रखा गया है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, सही है। और पिछले साल जो एनएफसी के थ्रू आउटफ्लो सूबों को गया था वो था 8.2 ट्रिलियन, ठीक है। अब जो पिछले साल एफबीआर रेवेन्यू टारगेट रखा गया था वो है 14.1 ट्रिलियन, लेकिन इस साल इसको कुछ बढ़ाकर रखा गया है, वो है 15.3 ट्रिलियन, ठीक है। इस तरीके से ये ओवरऑल जो है बजटरी आउटलुक है जो आईएमएफ के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखा गया है, ठीक है। इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक एंड हुआ।